हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो 40 क्वेश्चन तक हम किए थे। हमारा आपका मिडिवल हिस्ट्री के आपका थर्ड पार्ट है। 2 पार्ट डल चुका है, सॉरी एक पार्ट कल का डल चुका है। हमारा मिडिवल हिस्ट्री का दूसरा पार्ट है। इसको क्वेश्चन जितने भी कराया जा रहा है कोई आपके इंपॉर्टेंट है, वो सभी एग्जाम के लिए, चाहे सेंट्रल का हो स्टेट का हो, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो भारत का मिडिवल हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा दूसरा पार्ट है, जाके देख सकते हैं, कल का वीडियो डल चुका है। तो भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम जो कि यहाँ पे प्रदान किया गया था। तो इसका आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में मोहम्मद गोरी ने को इसको सर्वप्रथम इन्होंने अन्न प्रदान किया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो बीपीएससी 1994 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका बी ऑप्शन याद रखें, कुतुबुद्दीन ऐबक सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है। तो आप मोहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर या उपरोक्त में से कोई नहीं थी। इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। मोहम्मद गोरी के इस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी जी की आकृति बनी हुई। क्वेश्चन कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो मोहम्मद गोरी के आपके इस शासक के सिक्कों पर जो कि देवी लक्ष्मी जी की आकृति बनी हुई है, तो याद रखिएगा, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी या अल्दौज। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाए आपका बख्तियार खिलजी। तो मोहम्मद गोरी ने इस दास ने जो कि बंगाल के बिहार पर इन्होंने विजय प्राप्त की थी, आपके बख्तियार खिलजी ने, जो कि बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी, जो कि मोहम्मद गोरी के दास थे। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा मोहम्मद गोरी गुलाम नहीं था। तो आपका जलालुद्दीन, आपके मांगवरनी और कुतुबुद्दीन ऐबक, यल्दौज या कुबाचा। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, जलालुद्दीन आपके मांगवरनी। तो इन्होंने मोहम्मद गोरी का गुलाम इसको कहा जाता है, आपके जलालुद्दीन आपके मंगर, आपके मांगवरनी। तो याद रखिएगा नाम को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस तुर्की शासक के सिक्कों पर कलमा खुदा होता था। तो मोहम्मद बिन गजनवी, आपके मोहम्मद गोरी, अल्तुनिया और आपका सुबुद्दीन। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा मोहम्मद गोरी। तो इस तुर्की शासक के सिक्कों पर जो कि कलमा खुदा होता था, तो इसका भी ऑप्शन मोहम्मद गोरी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिसमें से एक को यहाँ पे पहचानना है। तो कथन ए है आपका, तथा दूसरे कारण और आर कहा गया है। तो इसमें जो कथन ए है, तो भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए थे, और कारण आर बोलता है उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। इसके बाद दिया गया है, नीचे दिए गुट में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कथन ए तथा कारण आपका आर दोनों सही है, और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। और आपका बी बोलता है कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है, परंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो और सी है, यहाँ पे कथन ए सही परंतु कारण आर गलत है, और इस कथन है, डी का कथन ए गलत है परंतु कारण सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कथन ए। तो कथन ए तथा कारण दोनों सही हैं, परंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, इसमें कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। तो इसका आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सुमेलित नहीं है। तो अलबरूनी का जन्म 973 ईस्वी में हुआ था, और आपका बी है, अलबरूनी का जन्म स्थान तुर्की है या तुर्क। अलबरूनी का असली नाम आपका अबू रहान मोहम्मद है, या आपका तहकीक हिंद का अर्थ आपका भारत की खोज है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें से जो सुमेलित नहीं है आपका अलबरूनी का जन्म स्थान तुर्की था, ये आपका गलत जो कि हो जाएगा। बाकी ए और सी आपका डी सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे निम्नलिखित कौन सा सुमेलित नहीं है यहाँ पे पूछा गया है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। अलबरूनी का जन्म स्थान तुर्की में नहीं हुआ था। तो अलबरूनी का जन्म 973 ईस्वी में हुआ था, और आपका अलबरूनी का असली नाम अबू रहान मोहम्मद इसका सही नाम है। और डी है तहकीक ए हिंद का अर्थ आपके भारत की खोज है। तो याद रखिए सब क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स से हमारा आज पढ़ेंगे भारत के प्राचीन इतिहास का क्वेश्चन, जो कि मिडवल हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है। उसका 4 मिनट का वीडियो बना है, इसको इसमें इंक्लूड कर दूंगा। तो आपका जो कि मिडवल हिस्ट्री के जो क्वेश्चन बन रहे थे इंपॉर्टेंट, उसको कवर कर दिए। कल का एक पार्ट डल चुका है मिडवल हिस्ट्री का, और थोड़ा सा उसमें क्वेश्चन बता था, जो कि इसको इसमें इंक्लूड कर दूँगा। फिर आपका मिडिवल हिस्ट्री कंप्लीट हो गया है। जिसके बाद आज प्राचीन इतिहास क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं भारत के।
तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास। तो गुप्त काल में निम्नलिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते हैं। तो आपके संस्कृत, प्राकृत, पाली, सौरसेनी। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्राकृत। तो इसमें से गुप्त काल में जो लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे, आपके प्राकृत इसका सही आंसर हो जाएगा। तो गुप्त काल में जो लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे, आपके प्राकृत इसका सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है आपका चक्रवर्ती, धर्मदेव, धर्मकीर्ति या प्रियदर्शी। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रियदर्शी। तो अशोक को अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उनको जो कि उल्लेख किया गया है वह आपका प्रियदर्शी है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, नागर, द्रविड़ और बेसर है। तो यह क्या है? तो आपके यहाँ भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैली हैं, आपके नागर, द्रविड़ और बेसर। तो ये आपके भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियाँ हैं। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त यवन प्रिय शब्द का जिसका घोतक था, तो आपका इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, काली मिर्च का। तो आपके प्राचीन संस्कृत में ग्रंथों में जो प्राप्त यवन प्रिय है शब्द किसका आपके घोतक था, तो आपके काली मिर्च का घोतक था शब्द। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अणु रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपके महायान बौद्ध संप्रदाय ने, आपके हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने, या जैन धर्म ने। तो यह डी है आपका लोकायत शाखा ने। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जैन धर्म ने। तो अणु रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपके जैन धर्मों ने किया था, जैन धर्म ने। याद रखिएगा, इन्होंने जैन धर्म ने अणु रस सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है छठवां का, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। तो आपके यूनानियों ने, रोमन वासियों ने, चीनियों ने, अरबों ने। क्वेश्चन आपका पूछा गया वनडे जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अरबों ने। तो हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का जो प्रथम प्रयोग किया गया था, कौन लोग किए थे? तो आपके अरबों द्वारा, अरबों वासियों ने, जो कि इस हिंदू शब्द का प्रथम बार इन्होंने प्रयोग किया था। तो याद रखिए, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कौन सी वह जो कि ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो आपका लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती, सावित्री। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, लोपामुद्रा। तो इसमें से आपका लोमापुत्र है वह जो कि ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी, आपके लोपामुद्रा ने। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मीमांसा दर्शन के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति किसके द्वारा संभव है? तो आपके ज्ञान द्वारा, भक्ति द्वारा, या योग द्वारा, या कर्म द्वारा। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्म द्वारा। तो मीमांसा दर्शन के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति किसके द्वारा संभव होगा? तो आपके कर्म द्वारा आपका जो कि मोक्ष की प्राप्ति जो कि इसके द्वारा संभव है। तो कर्म के द्वारा इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवताओं की आकृति प्रायः अष्टभुज है, या षटभुज है, या आपका चतुर्भुज है, या द्विभुज है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, चतुर्भुज है। तो याद रखिए, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं देवताओं की आकृति प्रायः आपके आपके चतुर्भुज है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चोल काल के जो निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं के देवताओं की जो आकृति बनी होती थी जो कि चतुर्भुजी थी। तो इसका सी ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु, आपका सुतुत नदी, आपका सरस्वती, या गंगा। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सिंधु। तो आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी हुई कौन सी नदी है? तो आपका सिंधु नदी है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार जो कि वर्णित किया गया था सिंधु नदी को। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन। निम्न कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो आपका थेरी गाथा, आचारंग सूत्र, सूत्र कितांग, आपका बृहत्कल्प सूत्र। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, थेरी गाथा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ आपका आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। तो आपका आरंभिक जैन साहित्य भाग कौन नहीं है? तो आपका थेरी गाथा नहीं, बाकी आचार्य सूत्र, सूत्र कितांग और का बृहत्कल्प सूत्र आपका जो कि आपका आरंभिक जैन साहित्य का भाग है। इसका बी सी डी सही है, बाकी जो थेरी गाथा जो कि जैन साहित्य का भाग नहीं है। तो इसका ए ऑप्शन गलत हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन से तथ्य बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में सामान्य रूप से विद्यमान थे? तो आपका तप और भोग की अति का परिहार, और देव प्रामाण्य के प्रति अनास्था, और कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध। चौथा है आपका प्राणियों की हिंसा का निषेध या अहिंसा भी कहते हैं। तो इसका आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका 2, 3 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें से आपका बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों समान रूप से विद्यमान थे। आपके वेद और प्रामाण्य के प्रति अनास्था थे, और कर्म कांडों की आपका फलवत्ता का निषेध, और प्राणियों की हिंसा का निषेध या अहिंसा, जो कि आपके बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों समान रूप से विद्यमान थे इनमें। तो इसका आपका बी ऑप्शन 2, 3 और 4 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्द में कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कोष। तो इसका थर्ड ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, कोष। तो भारतीय समाज के प्रसंग में आपके जो कोष शब्द में यह शब्द जो कि शेष 3 वर्ग का नहीं है। बाकी कुल, वंश और गोत्र आपका जो कि यह 3 वर्ग का भाग है। तो याद रखिएगा, यह जो कि प्राचीन भारतीय समाज में ये जो 3 शब्द है जो कि ये सब सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? तो सौमिल्य, शौनक, शूद्रक, सुश्रुत। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सुश्रुत। तो इसमें से गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जो कि सुश्रुत को जाना जाता है। तो इसका डी ऑप्शन आपका सुश्रुत याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था? तो मौर्य मूर्ति कला, मथुरा मूर्ति कला, भरदूत मूर्ति कला, गांधार मूर्ति कला। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, गांधार मूर्ति कला। तो यहाँ आपका गांधार मूर्ति कला जो कि यह मूर्ति कला में सदैव हरित या स्तरित चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था, आपका गांधार मूर्ति कला। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में किसमें पति द्वारा परित्याग पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? तो कामसूत्र में, मानव धर्म शास्त्र में, या सूत्र नीतिसारी में, अर्थशास्त्र में। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्थशास्त्र। तो प्राचीन भारत के जो कि आपके अर्थशास्त्र ग्रंथ में जो कि इसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है अर्थशास्त्र में। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 17वां क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन यहाँ पे करना है। तो आपका विशाखदत्त चिकित्सा, वराहमिहिर नाटक, चरक खगोल विज्ञान, या ब्रह्मगुप्त गणित। तो यहाँ पे इस मैच करेंगे तो आपका जो विशाखदत्त आ जाएगा नाटक में, और वराहमिहिर आपका खगोल विज्ञान, और चरक में आपका आ जाएगा जो कि चिकित्सक है, और ब्रह्मगुप्त का आ जाएगा आपका, ब्रह्मगुप्त का आपका नाटक, ब्रह्मगुप्त का आ जाएगा आपका गणित आ जाएगा। तो इसका आपका सी ऑप्शन 2, 3 और 1 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। विशाखदत्त का आ जाएगा आपका नाटक, वराहमिहिर का आ जाएगा आपका खगोल विज्ञान, और चरक का आ जाएगा चिकित्सा, और ब्रह्मगुप्त का आ जाएगा आपका गणित। तो ऐसा जो सूची मिलान यहाँ पे जो कि हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के जो चक्र का क्रम इस प्रकार है। तो द्वापर, कृत, त्रेता और कली, और कृत, द्वापर, त्रेता और कली। सी है आपका कृत, त्रेता, द्वापर या कली, या चौथा है त्रेता, द्वापर, कली और कृत। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पहले कृत, फिर त्रेता, फिर द्वापर और उसके बाद कली। तो जो कि यह प्राचीन भारत की विश्वोत्पत्ति के विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों में इस चक्र का क्रम इस प्रकार है, देख सकते हैं, कृत, त्रेता, द्वापर और कली, जो कि इस 4 चक्र में क्रमवार इस प्रकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देवदासी संस्था के प्रसंग में निम्नलिखित कौन सा मंदिर समाचारों में चर्चित रहा है? तो जगन्नाथ मंदिर पुरी, पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू, आपके कंदरिया महादेव मंदिर, अवकाश 64 योगिनी मंदिर भेड़ाघाट। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जगन्नाथ मंदिर पुरी। तो देवदासी संस्था के प्रसंग में जगन्नाथ मंदिर पुरी से जो कि यह मंदिर समाचारों में चर्चित रहा है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। IAS में क्वेश्चन आए हुए हैं, देख सकते हैं क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित जो कि वक्तव्यों में कौन सा वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? तो इन पर बढ़िया पालिश है, यह अखंड है, स्तंभों को साफ्ट जो कि शुंडाकार है, ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। तो इसमें से आप जो कि अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में आपका डी ऑप्शन गलत हो जाए, ये स्थापत्य संरचना का भाग है जो कि यह गलत है। बाकी इन पर बढ़िया पालिश किया गया है, यह अखंड है और स्तंभों को साफ्ट शुंडाकार है। तो ये आपके ए, बी और सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ज़रूरतमंदों तक शेयर कीजिए ताकि उन लोग भी इसका लाभ उठा पाएँ। और ये मिडिवल हिस्ट्री का जो कि आपको इसमें जो बचा क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर दूंगा उसको भी, फिर मिडिवल हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। प्राचीन जो कि भारत का नेक्स्ट पार्ट में कवर कराएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।